सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग पे। ACF 2017 का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर बनाया है। लगभग 25 से 27 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है और मैंने कोशिश की है कि एक ओवरव्यू आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर से मिल जाए। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और वो क्वेश्चन आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन अंतर व्यक्तित्व कौशल के क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है कि उन क्वेश्चनों को आसानी से बनाया जा सकता है। CGPSC मेंस के लिए सावधि जमा खाता की शुरुआत अगली वीडियो से होगी और उसे हम CGPSC मेंस की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक वीडियो जो है आपके लिए मैं ACF की सीरीज भी तैयार करूं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है। आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उससे जुड़ करके आप बहुत सारे क्विज और उसमें करंट अपडेट पा सकते हैं। कौन सी वीडियो कब आएगा इसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, चीनी का दाम अगर 7% बढ़ जाए तो एक गृहिणी को चीनी का प्रयोग कितने % कम करना चाहिए कि खर्च पहले जैसा ना रहे। चीनी के दाम में अगर 7% की बढ़ोतरी हो जाती है तो एक गृहिणी को खर्च में कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि खर्च पहले जैसा रहे। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये में पहले 100 किलो चीनी आती थी, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, तो नए केस पे अब वही 100 किलो चीनी अब 107 रुपये में आ रही है क्योंकि दाम में 7% की बढ़ोतरी हो रही है। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 107 रुपये। 107 रुपये में कितना किलो चीनी हम प्रयोग कर रहे हैं? 100 किलो चीनी प्रयोग कर रहे हैं। इस 107 के हिसाब से अगर मुझे फिर से 100 का ही चीनी खाना है, यानी नया दाम नई मात्रा, अब 100 किलो 107 में आ रहा है, लेकिन मुझे खपत में कमी करनी है, दाम पहले जैसा ही होना चाहिए। यानी मैं 100 रुपये की चीनी खा सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा काम हो जाए? तो मैं क्या करूँगा, समीकरण के दोनों पक्षों में 100 भागित 107 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये प्रक्रिया मुझे लेफ्ट और राइट दोनों में करनी पड़ेगी समान रूप से। ठीक है, तो ये राशि इससे क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो अब देख सकते हैं कि बढ़े हुए दाम के आधार पर अब अगर मैं 100 रुपये में चीनी लेता हूँ तो मुझे 10,000/107 किलो चीनी मिलेगा। इसे समीकरण 1। अब ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है बराबर है। 100 में पहले इतनी चीनी आती थी, अब 100 में बढ़े हुए दाम पे इतनी चीनी आ रही है। इसे मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर निकल जाएगा 93 से ही 49/107। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो देख सकते हैं पहले 100 किलो चीनी प्रयोग करते थे 100 पे, अब 100 पे हम इतना किलो चीनी प्रयोग कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि 100 पे 93 से 49/107 का प्रयोग हो रहा है। मतलब 100 पर कितना कम हो गया? परसेंट प्रति 100 पे कितना कम हो गया? सामान्य सी बात है कि 100 पे कम हो गया। इसे माइनस कर दीजिएगा तो 6 से ही 58/160, 100 पर है इसलिए परसेंट। 6 से 58/107। हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन वही तरीका आपके काम आएगा जो एग्जाम हाल में तुरंत आपको याद आ जाए। तो आप चाहें तो एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन ट्रिक आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जानते होंगे। x/100 + -x × 100। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का हम प्रयोग करते हैं। प्लस का प्रयोग तब करते हैं जब क्वेश्चन में किसी चीज़ की बढ़ोतरी हो, और माइनस का प्रयोग तब करेंगे जब किसी चीज़ की कमी हो। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से दाम में अगर 7% की बढ़ोतरी हो रही है तो मैं यहाँ 100 प्लस लूँगा और यहाँ एक समय 7 रखूँगा × 100। यानी टोटल हो जाएगा मेरा 700 भागित 107। और इसे मैं 700 को अगर मैं 107 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर हल होकर के आएगा 6 से ही 58/107। यानी आंसर आपका सीधा दो नल एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। दोनों को एक साथ चालू किया गया और थोड़ी देर बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया जाता है। कितने देर बाद बंद कर दिया जाता है प्रश्न में बताया नहीं, ये हमको निकालना है। लेकिन चूंकि दूसरा नल कंटिन्यू चलता है और ऑब्जर्वेशन में ये पता चलता है कि टोटल फाइनली टंकी को भरने में 9 घंटा लगा, तो पता लगाना है कि पहले वाले नल को कितने समय के बाद बंद किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला नल अगर 10 घंटे में एक टंकी भरता है तो 1 घंटे में 1/10 भाग भरेगा। ये नहीं, पहला वाला नल अगर 1 घंटे में 1/10 भरता है, हमको नहीं मालूम है कितना समय तक चलाया गया, मैंने मान लिया कि टी घंटे चलाया गया, तो 1 घंटे में 1/10 भाग, तो टी घंटे में t/10 भाग। सेम इस तरीके से सेकेंड नल भी 15 घंटे में अगर 1 भाग भरे तो 1 घंटे में 1/15 भाग,
क्योंकि सेकेंड वाले नल को शुरू से लेकर आखिर तक चलाया गया था, यानी 9 घंटे में टंकी भरी, मतलब 9 घंटे चलाया गया। तो 9 घंटे में कितना भाग, 9/15 भाग। इसके द्वारा भरा गया भाग और इसको द्वारा भरा गया भाग, कुल कितना भाग, 1 भाग। भाई यहाँ पर टंकी को भरना ही काम है, यानी एक तरह से एक काम पूरा हो रहा है। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा 3 तिया और 3 पंचे, पक्षांतरण करेंगे तो T/10 बराबर 1 ऋण 3/5, लघुत्तम निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा T/10 बराबर 5 एकम, 5 में 3 जाएगा तो 2/5। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो T बराबर हो जाएगा 10 गुना 2/5, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कितना घंटा, 4 घंटा। टंकी को भरने में 4 घंटे लग गए। पहले टंकी को भरने में 4 घंटे लग गए, चूंकि पूरे ऑप्शन आपको मिनट में दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर अगले स्टेप में हम 4 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240। इन 240 मिनट के बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया गया। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हमारे पास कुछ हिस्से हैं, और पॉज कर दे। 19 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये, अठन्नी और चरन्नी के रूप में 2:5:8 के अनुपात में हमारे पास है। तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। पहले हम इसको एक शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप चाहें तो इसका प्रयोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इस सवाल में सारे सिक्कों की संख्या पूछी गई, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन का प्रयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें सभी सिक्कों की संख्या ना पूछे, तो उस कंडीशन पे आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 2:5:8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ की जो राशि दी गई है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, चूँकि ये परिणाम रुपए में, इसलिए हम यहाँ पर 1 रुपये को 1 के हिस्से में लेते हैं, इंटू 2 करेंगे, फिर यहाँ अनुपात ले लूँगा मैं 50 पैसा यानी आधा रुपये, 50/100 करेंगे तो आधा आएगा, रुपए में यूनिट को चेंज करना जरूरी है। 50/100 मतलब हुआ आधा रुपये, आधा इंटू 5 करूँगा मैं, 1/2 इंटू 5, रेशियो यहाँ पर 8, इसका सॉरी यहाँ पर 25 पैसा, मतलब 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 रुपये। तो 1/4, और चूंकि इसका अनुपातिक मान 8 के हिस्से में है, 2 हिस्सा 5 हिस्सा और 8 हिस्से के अनुपात में इन सिक्कों का मूल्य, इसलिए इसे मैं ले लूँगा यहाँ पर 4, यानी हो गया 2:5/2 अनुपात। यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं तो हो जाएगा 2। अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आए और अगर हर में कोई संख्या आती है तो कैलकुलेशन में समय अधिक न लगे, इसलिए बटे में जो संख्याएं होती हैं उतने का प्रत्येक में हम गुणा कर सकते हैं। अनुपात का सामान्य नियम है कि अनुपातिक मान के प्रत्येक में समान संख्या का गुणा भाग किया जा सकता है। तो मैं प्रत्येक में 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 दूनी 4, यहाँ 5, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर फिर से 4, यानी जो भी हमारे पास सिक्के थे मूल्यात्मक रूप से 4, 5 और 4 के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, 5 और 4, इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 4, 5, 9, 4, 13 हिस्सा का चौथा हिस्सा जो होगा वो 19 रुपया 50 पैसे का हिस्सा बन जाएगा। यानी ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि इस प्रकार ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके में मैंने मूल्यात्मक रूप से परिवर्तन किया है। ये 19 रुपया 50 पैसा रुपए में है और इसी तरीके से रुपए के गुणात्मक रूप में चेंज करने की कोशिश की है मैंने। 5, 4, 9, 4, 13, 13वें हिस्से का चौथा हिस्सा, कुल कितने का, 19/50 का। सॉल्व कीजिए आप यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 पंचे 65, यानी 1.15, तो 15 चौक 60, 6.0। क्योंकि ये रुपए में है इसलिए परिणाम किस में आएगा, रुपए में। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो हिस्सा था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या थी, तो 1 रुपये के सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो 6 रुपये होगा। क्योंकि 1 रुपये के एक ही सिक्के होते हैं इसलिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या निकल जाएगी, इसलिए 1 रुपये के निकल जाएंगे 6 सिक्के। अब अगर मुझे 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, इस हिस्से को लूँगा 5/13 गुना 19 रुपये 50 पैसा,
सॉल्व करने पर वही आएगा जो यहाँ पर आया है, यानी 1.5 आएगा, यानी 5 गुना 1.5, 15×5 = 7.5 रुपये। ये 7.5 रुपये में आएगा, मैंने पहले ही बोला है सबको हमने रुपए के हिसाब से बदला है। तो हम जानते हैं कि 7.5 रुपये में डबल सिक्के होंगे, 50 पैसे हैं इसलिए, यानी कितने सिक्के हो जाएंगे, 15 सिक्के। इसी तरीके से अगर आप इसको निकालेंगे 1/4 वाले हिस्से को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13, यहाँ पर फिर से 4 गुना यहाँ पर 19.5 सुनिए, तो वही हिस्सा आएगा यहाँ पर 6 रुपये। और 6 रुपये को हम 25 पैसे के हिसाब से अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितने सिक्के हो जाएंगे, 24 सिक्के हो जाएंगे। आप इसे चाहें तो ओरल बना सकते हैं, देख सकते हैं सारे ऑप्शन को। यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को देख के ऐसे समझ जाएंगे, 6 रुपये मतलब 6 रुपये। 24 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर 4 25 पैसे पे 1 रुपये होता है, तो 4 छिक्का 24, ये 6 रुपये, ये भी 6 रुपये, तो 6 कितना हो गया, 12। और यहाँ पर आप चूँकि 50 पैसे पे 1 रुपये होता है, इसलिए 15 रुपये में आप ध्यान रखिएगा, ये 15 सिक्के हैं सॉरी, तो 15 सिक्के में क्या हो जाएंगे, 7.5 रुपये हो जाएंगे। तो 6 रुपये और 7.5 रुपये, यानी 19 रुपया 50 पैसा। यहीं पे ऑप्शन को देख के बना सकते। चौथा क्वेश्चन, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय के बारे में हमको दिया गया है और बोला गया यहाँ पर कि वर्गमूल x y का मान कितना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको चाहे तो आप ओरल भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर 1 होगा और 2 संख्याएं हैं जिनका जोड़ जो है वो 17 होगा। तो सामान्य सी बात है, तो आप ऑप्शन दे के बना सकते हैं कि सिंपल सा चीज़ है कि ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्णांक में आ रही हैं, तो आप यहाँ वर्गमूल ले लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वर्गमूल 9 और यहाँ लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ वर्गमूल x y पूछा गया है, इस वर्गमूल x y का मतलब वर्गमूल x इंटू वर्गमूल y से मतलब है, यहाँ अलग से वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। वर्गमूल x इंटू वर्गमूल y बराबर होगा वर्गमूल x y, तो मतलब एक संख्या ये पूरा का पूरा वर्गमूल 9 होगा और ये पूरा का पूरा वर्गमूल 8 होगा। मतलब ये 9 होगा और ये 8 होगा, 9 में जब 8 जाएगा तो 1 होगा और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो सिंपल सी बात है कि वर्गमूल x का उत्तर होगा 9 और वर्गमूल यहाँ पर 8 का उत्तर होगा, वर्गमूल y का उत्तर होगा यहाँ पर 8। तो सामान्य सी बात है, हमको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, वर्गमूल x इंटू वर्गमूल y बराबर, यहाँ देख सकते हैं 9 गुणा 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय बन रहा है। यहाँ पर आप 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y बराबर 17 और यहाँ पर वर्गमूल x माइनस वर्गमूल 1 जोड़ते ही दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 वर्गमूल x बराबर 18, तो दोनों 18, वर्गमूल x का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 9 निकल जाएगा। वर्गमूल x का मान जब 9 निकलेगा तो यहाँ से वर्गमूल y निकालेंगे इस तरीके से, तो वो आएगा 8 और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वर्गमूल x वर्गमूल y, तो यहाँ पर 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बड़ा है और कैलकुलेटर का ही प्रयोग करना पड़ा है, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को बना दिया है। एक बार समझाता हूँ मैं। 2 कार की चाल दे दी गई है, 19 मीटर 1 सेकंड में क्रॉस करती है, मतलब एक कार की चाल 19 मीटर पर सेकंड और दूसरे की 20 मीटर पर सेकंड हो गई। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी भागित चाल। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर को उनको कवर करना है, तो एक कार दूसरे को किस अंतर से हराएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 20 और 19 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जिसकी स्पीड कम है वो इतने सेकंड में और जिसकी स्पीड ज़्यादा है इतने सेकंड में उस दूरी को कवर कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितने के अंतर से हराएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये नहीं बोल रहा कि कितने समय के अंतर से हराएगी, कितने दूरी के अंतर से हराएगी। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर वो 52.6 समय ले रही है, इसका मतलब से 2 मिनट और कुछ सेकेंड एक्स्ट्रा समय ले रही है। अगर इस कार को भी उतना समय अगर चला लिया जाए, यानी दोनों समान अगर समय तय करें, तो क्या होगा, नहीं अगर तेज गति वाली चाल 20 की गति से एक्स्ट्रा समय पर अगर और चलती तो इतना दूरी तय करती। क्योंकि अभी तो दोनों एक स्थान पर पहुंच चुके हैं ना, दोनों 1000 पे पहुंच चुके हैं। अगर वो 2 और चलती तो कितना दूर और आगे खिसक जाती, 52.63, लगभग 53 मीटर कवर कर लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पुरुष 8 महिला एक काम को 10 दिन में, उसी काम को 26 पुरुष 48 महिला 2 दिन में करते हैं। तो पता लगाना है 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन का डिटेल बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इस क्वेश्चन को। समय और कार्य के लिए एक अलग से वीडियो हम बाद में बनाएंगे, आप ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा। 6 पुरुष 8 महिला 10 दिन में, तो अब यहाँ पे हम
पुरुष को अगर एम मान लूँ और महिला को वुमेन, तो 6, 8, यहाँ पर देख सकते हैं 10 दिन, तो इंटू 10 रखेंगे। वही प्रक्रिया इधर भी अपनाऊंगा मैं, 26 मैन 48 वुमेन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 2 पंचे 10, तो बचेगा 5 और 5 छिक्का 30 एम, 5 अट्ठे 40 वुमेन, 26 एम प्लस 48 वुमेन। 26 मैन को इधर पक्षांतर कर दूंगा, इधर 40 वुमेन को उधर पक्षांतर कर दूंगा, तो 26 30 से घटेगा तो हो जाएगा 4 मैन, और 40 उस तरफ जाकर घटेगा तो 8 वुमेन, 4 दुनिया। यानी एक व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है वो 2 महिला के बराबर हो जाती है। इसे इक्वेशन हम 1 दे देते हैं। और हमको चाहिए 15 महिला और 15 मेल और 20 वुमेन, 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमको जो पहला कंडीशन दिया उस कंडीशन को हम फिर से दोबारा लेते हैं। एक महिला की कार्य क्षमता को हमने 2, एक पुरुष की कार्य क्षमता को हमने 2 महिला में बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 मेल प्लस 8 वुमेन, एक काम करते हैं 10 दिन, तो एक मैन 2 वुमेन के बराबर है, तो 6 मैन 6 दूनी 12 वुमेन के बराबर हो जाएगा। 12 वुमेन, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, 6 दूना 12, धन 8 वुमेन बराबर हो जाएगा 10 दिन, तो 12 8 20 वुमेन 10 दिन, ठीक है। कैपिटल 1 दे सकते हैं आप इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमको चाहिए 15 मैन प्लस 20 वुमेन। अभी आपको मैंने बताया कि एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 महिला के बराबर है, तो 15 पुरुष कार्य क्षमता 30 महिला के बराबर, तो ये 30 वुमेन प्लस क्या हो जाएगा 20 वुमेन, तो क्या हो जाएगा 50 वुमेन। कितना दिन लगाएंगे ये हमको प्रश्न में निकालना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला इनपुट करते हैं आप, m1d1 इक्वल टू m2d2। इसके बाद आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको इसके बाद से, या आप इसमें भी रख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा m1d1 ये मेन है, ये दिन है, 20 महिलाएं 10 दिन, तो यहाँ पर 20 इंटू 10, तो 50 महिलाएं कितने दिन, यहाँ 50 इंटू क्या हो जाएगा डी। सॉल्व कर दीजिए उससे, ये कट जाएगा 5 चौक 20, तो डी बराबर हो जाएगा 4 दिन में काम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है और लाभ परसेंट निकालना है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। हम जानते हैं कि लाभ परसेंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। यानी अगर हम 4 रुपये लगाते हैं और सामान को 5 में बेचते हैं तो सामान्य सी बात है कि हमको 1 का फायदा होगा। अनुपातिक मान का मतलब यही होता है, यानी अगर 4:5 दिया है इसका मतलब हो रहा है वो 40 और 50 हो सकता है, वो 400 और 500 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 4 क्रय मूल्य है और 5 बिक्री मूल्य है, तो 1 लाभ हो रहा है 4 पर। तो सिंपल सी बात है 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 1/4 मतलब कितना हो 25%। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 25%। आसान सा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग दिया गया है, उनका अंतर दिया गया है, गुणनफल क्या होगा। मैंने मान लिया संख्या x y है, x माइनस वाई और x प्लस वाई का आंसर ले लिया, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना बनाएं। थोड़ा सा इमेजिनेशन करने से क्वेश्चन बन जाएगा। आप उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो टाइम जाएगा। इमेजिन कीजिए 2 संख्या जोड़े तो 25, घटाएं तो 13। 19 में अगर हम आप जान सकते हैं कि अगर मैं 6 जोड़ूं तो 25 आएगा, 19 में अगर मैं 6 घटाऊं तो 13 आएगा, तो सीधा निकल जा रहा है आंसर। यानी 19 गुना 6 कर दूंगा तो 6 9 54 और 6 कम 6 5 11, वो संख्या क्या हो जाएगी 114। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का आप जोड़ दीजिए, x निकल जाएगा 5 3 8 और 2 3 38, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो x का उत्तर हो जाएगा 19। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा 6। इसके बाद इनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो 19 गुणित 6 करने पर आंसर आ जाएगा 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर की जनसंख्या दी गई है, पुरुषों की संख्या में अगर 8% और महिला की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी होती है तो कुल जनसंख्या 96 हो जाएगी। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है अपने को निकालनी है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन का प्रयोग करके और एक रेगुलर तरीका। देखिए इस क्वेश्चन को हम अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि ऑप्शन
बनाते समय अगर चौथा ऑप्शन कहीं उसका आंसर निकल जाए तो आपको ज़्यादा टाइम लगे, तो आप अपने विवेक का प्रयोग करें कि वहाँ किस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे अगर हम ऑप्शन से बनाएं तो आप देख सकते हैं कि आरंभ में कुल जनसंख्या 9000 थी और जनसंख्या पुरुष और जनसंख्या महिला में जब वृद्धि होती है तो टोटल जनसंख्या बढ़ के 96 हो जाती है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल जनसंख्या 600 बढ़ी। अब अगर पहला ऑप्शन को मैं लेता हूँ, यानी जनसंख्या अगर मेरे पास 5000 थी, अब ये मैं मान लेता हूँ कि 9000 टोटल जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या 5000 है, तो महिला जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4000। आप अगर 5000 का अगर 8% बढ़ाते हैं तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, 8 पंचे 40, पुरुष जनसंख्या बढ़ जाएगी 400 और महिला जनसंख्या बढ़ाते हैं 5%, 2 जीरो खत्म, 5 चौक 20, यहाँ बढ़ जाएगा 200, मतलब कितना हो गया टोटल 600। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 5 और 4 9 और 9600, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे रेगुलर मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। मैंने मान लिया कि पुरुष जनसंख्या x है, टोटल जनसंख्या पुरुष जनसंख्या माइनस करने पर महिला जनसंख्या निकल जाएगी। यदि पुरुष जनसंख्या 1, महिला जनसंख्या 9000 × x। पुरुष जनसंख्या में उस जनसंख्या का 8% बढ़ोतरी होना मतलब x धन x का 8%, महिला जनसंख्या में महिला जनसंख्या का 5% बढ़ोतरी होना मतलब इतना। और ऐसा करने पर टोटल जनसंख्या हो जाएगी 9600। किसी भी संख्या में उसका हम 8% जोड़ रहे हैं, मतलब वो बढ़ करके 108% हो गया, मतलब 108/100 के बराबर हो गया। और यहाँ पर 9000 - x ये बढ़ के 105% हो गया, मतलब 105/100 के बराबर हो गया। यहाँ हो जाएगा 9600। दोनों पक्षों में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108x, यहाँ पर हो जाएगा 9000 × 105 - 105x। मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन कीजिए कि आपका टाइम बचे, ठीक है। सॉल्व ना करें क्योंकि इसको हो सकता है कि कहीं ऐसा स्टेज आ जाए जहाँ वो कट भी जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 108 में 105 जब घटेगा तो हो जाएगा 3x। पक्षांतरण करूँगा मैं तो 9 6 1 2 3 4 और माइनस ये राशि घट जाएगी 105 × क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से हम 1000 निकाल देंगे, ये 3 जीरो है 3 जीरो, तो यहाँ से बच जाएगा 960 और 9 पंचे 45, 904, 9 एकम 9, घटेगी राशि 1000, यहाँ बच जाएगा 15। सॉल्व करेंगे 3 पंचे 15, तो x का उत्तर निकल जाएगा कितना 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट से जुड़ा हुआ है। कुल खर्च का कितना % टेनिस पर खर्च हुआ। पाई चार्ट के क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो पाई चार्ट को जब कन्वर्ट किया जाता है तो पूरा हिस्सा यहाँ 360 डिग्री में कन्वर्टेड होता है। और चूंकि पूरा हिस्सा मतलब 100%, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपकी 360 डिग्री बराबर होगा 100%। किन्हीं मदों में किसी ईयर के दौरान विभिन्न खेलों में किए गए खर्चों का विवरण इस पाई चार्ट के अंतर्गत हमको दिया गया है। तो 360 डिग्री पूरा घिरा हुआ हिस्सा 360 डिग्री है और पूरा किया गया खर्च 100% है। तो 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर 100/360%। और हमको निकालना है टेनिस पर खर्च। तो देख सकते हैं कि इस हिस्से में टेनिस 45 डिग्री घेर रहा है, तो 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 45 × 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 360। यहाँ सब सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 18 36, यहाँ पर 3 से 9 से कट जाएगा, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, तो 5 पंचे 25/2 यानी क्या हो जाएगा 12.5। तो टेनिस ने 12.5% स्थान घेरा हुआ है। गोल्फ से कितना % ज़्यादा खर्च किया गया। हॉकी पर गोल्फ से कितना % ज़्यादा खर्च किया गया। अब देख सकते हैं कि हॉकी 63 डिग्री घेर रहा है और गोल्फ जो है 36 डिग्री घेर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर 36 - 63 - 36 डिवाइडेड बाई 36 × 100। जब % वाला हिस्सा जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हॉकी पर गोल्फ से, चूंकि हॉकी गोल्फ से कितना ज़्यादा है, आप माइनस कर दीजिए, 13 में 6 गया 7, 5 में 3 गया 2, 27 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? गोल्फ से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है कितना %? तो कितना ज़्यादा है? 27 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 36 से। तो 27 36 का कितना % होगा, ये इसके कहने का इनडायरेक्ट मतलब है। 9 तिया 27, 9 चौके 36, काटेंगे 4 25, तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75%।
ठीक है, तो 75% अधिक खर्च किया गया। थर्ड भी है, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना % कम खर्च किया गया। क्रिकेट से, जहाँ भी से शब्द आएगा पूरा से नीचे होगी हमेशा। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना % कम खर्च किया गया। तो क्रिकेट से कितना कम है फुटबॉल, तो क्रिकेट कितना है, क्रिकेट है 81, फुटबॉल कितना है 54, किससे 81 से कितना % कम किया गया, तो यहाँ 11 में 4 गया 7 और 7 में 5 गया 2, 27 भागित 81 × 100। यानी फुटबॉल पर जो खर्च है क्रिकेट के कंपेयर में कितना कम किया गया, कितना % कम किया गया। कम किया गया इसका मतलब नहीं कितना % कम किया गया, से 81 से कम किया हिस्सा 27 हिस्सा कितना कम है। जब भी आप % वाला पोर्शन पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम काट देंगे 27, 9 से कटेगा 9 तिया, और यहाँ 9 नहीं 81, 3 तिया 9, 3 से काट दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कुल किया गया खर्च अगर 2 करोड़ है तो क्रिकेट और हॉकी पर एक साथ कितना खर्च किया गया। देख सकते हैं क्रिकेट को एंगल के फॉर्म में और हॉकी इस पूरे हिस्से को एंगल के फॉर्म में दिया गया है, और कुल किया गया खर्च अगर कितना है 2 करोड़ था, तो इन पर एक साथ कितना खर्च किया गया। सामान्य सी बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरा खर्च, अगर पूरे हिस्से पर खर्च की हम बात करते हैं तो 360 डिग्री पे घिरा हुआ है हिस्सा, तो 360 डिग्री बराबर होगा 2 करोड़। तो यहाँ से अगर मैं ले लूँ 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 भागित 360 करोड़, और मुझे निकालना है क्रिकेट और हॉकी, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 4 और 8 से 14 यानी 144 डिग्री। तो 144 डिग्री बराबर कितना करोड़, 2 भागित 360 गुना 144 करोड़। तो आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कट जाएगा 180 और यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 शून्य 0, 9 अट्ठे 72, 9 दहम 90 या 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 4/5, 4/5 को अगर हम गुणा कर देंगे 100 लाख से यहाँ पर, तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20 चौक 80, यानी 80 लाख खर्च किए गए इन दोनों को मिलाकर। 25 संख्याओं का औसत शून्य है और इनमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं गौर करने लायक। सबसे पहली चीज़ है कि संख्याओं का औसत शून्य है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर की कुल संख्याओं का योग टोटल शून्य हो जाए, और हमको बताना है इसमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है। शून्य से अधिक का मतलब धनात्मक संख्या है। देखिए हम जानते हैं कि औसत का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या, चूंकि 25 आंकड़े हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 25, और इसका एवरेज किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। ठीक है, अब ऐसा तभी हो सकता है जब उन 25 संख्याओं का जोड़ जो है क्या निकल जाए, शून्य निकल जाए, तभी तो हम शून्य को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर शून्य के बराबर आएगा। तो ये जोड़ कैसे शून्य होगा, कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हो सकता है 24 संख्याओं का योग अलग हो और 25वां संख्या जो होगा उस 24वां संख्या के इस 24 संख्याओं के योग के बराबर होगा। मान लीजिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 24 संख्याओं का योग हो सकता है कि 500 हो और लास्ट डाटा 500 हो, तब मैं इसे डिवाइड करूँगा तब इसका आंसर 0 के बराबर होगा। हो सकता है कि यहाँ पर 23 संख्याओं का जोड़, यानी मान लेते हैं कि 23 संख्याओं का जोड़ 400 है और यहाँ पर जो 24वीं संख्या और 25वीं संख्या का जोड़ है वो 400 है, यानी कोई एक संख्या 200, एक संख्या 200 और डिवाइड करूँगा इसे मैं तो 25 से, तब जा करके सॉल्व होकर के 0 हो जाएगा। तो सवाल में यही पूछ रहा है वो कि अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि लास्ट संख्या उनमें से जितनी भी 25 संख्याएं हैं उन 25 संख्याओं में से अगर एक संख्या ऋणात्मक हो, यानी 25वीं संख्या मान लीजिए कि -500 है और बाकी जो 24 संख्या हैं उन सब का जोड़ लेने पर 500 होता है और उससे मैं डिवाइड करता हूँ 25 से, तब जाकर के कट के वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहने का सीधा तात्पर्य होगा इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक है यानी धनात्मक है, तो अधिकतम 24 संख्या धनात्मक होगी और एक संख्या जो होगा वो ऋणात्मक होगी जिससे कट के शून्य होगा। तो मेरा आंसर यहाँ कितना निकल जाएगा, 24। 2 गोलों के आयतनों में अनुपात दिया गया है, V1 और V2 का रेशियो दे दिया गया है हमको 64/27। यहाँ पर
हमको उनके पृष्ठों में अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r घात 3, चूँकि अलग अलग गोले इसलिए r1 ले लेता हूँ मैं और r2 ले लेता हूँ। 4/3 पाई r2 घात 3, यहाँ पर 64 बटे हो जाएगा 27, ये राशि से सॉल्व हो जाएगी। r1 का घात 3 और r2 घात 3, इसका मतलब हो रहा है r1 बटे r2 पूरे घात 3 बराबर हो जाएगा 64 बटे 27। इस घन को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा उस तरफ, तो यहाँ से निकल जाएगा घनमूल 64 बटे क्या हो जाएगा 27। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ रेशियो निकालूँ तो 64 का घनमूल होता है 4, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना घनमूल के सॉल्यूशन के बराबर होता है, और यहाँ निकल जाएगा 3, यानी 4/3, यानी उनकी त्रिज्याओं में 4:3 का अनुपात निकल जाएगा। और हमको चाहिए उनके पृष्ठों में अनुपात, यानी S1 और S2 का रेशियो। तो हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठ का सूत्र होता है वो होता है 4 पाई r1² और यहाँ पर 4 पाई r2²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप r1 बटे r2 का वैल्यू इनपुट कर देंगे 4/3 पूरे का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगा 16/9, यानी इनके पृष्ठों में 16:9 का अनुपात हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ओरल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप कुछ कॉन्सेप्टेबल चीज़ों को दिमाग में रख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आयतन की बात जब की जा रही है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसका घनमूल निकाल लीजिए रफ में। घनमूल आएगा 4 चौक 16 चौक 64 और 3 3 9 27, यानी घनमूल के अनुपात में 4:3 आ रहा है। और चूंकि पृष्ठ का अनुपात निकालना है तो आपको यहाँ से निकालना है सीधा सीधा 4, यहाँ से निकालना है 3 और उनका वर्ग ले लेना। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। लेकिन ये तरीका तब अपनाएंगे जब आपको खूब अभ्यास हो। एक व्यक्ति 5 की चाल से किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में क्रॉस करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, और वो भी मीटर में। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है, इस व्यक्ति की चाल हमको दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी इस चाल को मुझे बदलना पड़ेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 5/18 से अगर गुणा कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। यानी वह व्यक्ति 25/18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, एक पुल को क्रॉस करेगा। एक ऐसे पुल को क्रॉस करेगा जिसकी लंबाई हमको नहीं मालूम है, लेकिन जब उस पुल को क्रॉस करता है तो समय लगाता है 15 मिनट। क्योंकि यहाँ चाल का मात्रक मैंने बदल दिया है मीटर पर सेकंड में, और लंबाई हमको मीटर में बोला, इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज किया मैंने। तो जो कुल समय यहाँ खपत हो रही है वो 15 मिनट, तो इसे हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यानी 15 गुना कितना 60, 15 छिक्का 90, यानी 900 सेकेंड। 900 सेकेंड में क्रॉस करता है किसको, एक पुल को। तो सामान्य सी बात है, स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 25/18 की स्पीड से चल रहा है, समय ले रहा है 900 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा उससे, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई, या आप ऐसे ले सकते हैं 18d इक्वल टू 25 इंटू कितना 900, तो d इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 18। 9 एकम 9 9 9 9 दूनी 18 और 50, तो 25 पंचे 125, तो 1250 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। मैथ्स बनाते समय दो बड़ी विकट परिस्थितियाँ होती हैं, या तो जब एक क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाए और एक जब क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाए। बहुत जब हार्ड आता है तो हम अपनी मानसिक संतुलन को व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं और हड़बड़ाता जाता है। आपको इस चीज़ से बचना है। और अगर बहुत ईजी भी आता है तो हम खुशी खुशी बनाना चालू कर देते हैं, और छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बिना समय बर्बाद के बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम टाइम वेस्ट करके बनाते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। जैसे इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है और उसके वर्गों का योग 900 है, तो संख्याएं क्या होंगी। आपके पास ऑप्शन है, और एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये तो 2017 का क्वेश्चन है। अभी नए नियम पे आप जान ही रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, आपके पास 5 ऑप्शन है भी नहीं, और अधिकांश क्वेश्चनों में इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन रहता भी नहीं। तो देख लीजिए, सीधे क्वेश्चन को बनाना है हमको। वर्गों का योग 900 है, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमको ऐसे ही हम बना सकते हैं। 8 का वर्ग अगर मैं करता हूँ इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक में 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 4 और 1 5। यहाँ टोटल जोड़ में 900 है, होगा ही नहीं। 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ 0। इकाई अंक आप जोड़ेंगे तो किसी भी केस पे 0 आएगा ही नहीं। सेम कंडीशन यहाँ देख सकते हैं, 30 का वर्ग तो 900 होता है, ठीक है।
अब 900 होगा तो सामान्य सी बात है 24 के वर्ग में आप ऐसे ओरल बना सकते हैं, 30 का वर्ग 900 या 32 का वर्ग 1032, यहीं पर इसका जोड़ 900 हो जाएगा। तो आपको बनाने की क्या जरूरत है, सीधा हमारा आंसर यहाँ पर 18 और 24 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बड़ा चीज़, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ वर्गों का योग अगर आपको दो संख्याओं के वर्ग में 900 हो जाए तो उस कंडीशन पर रेशियो देख लीजिए। हालांकि हो सकता है इस सवाल में सारे ऑप्शन में 3:4 दिया है, यहाँ देख सकते हैं 3:4 सभी में दिया है, 5 × 15 5 × 34, 7 × 21 7 × 28, 6 × 18 6 × 24, 8 × 24 8 × 32, यानी रेशियो सभी में बराबर आ रहा है। ठीक है। लेकिन वर्गों का योग जो है केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी 18 का वर्ग धन 24 का वर्ग। इसको हम जोड़ेंगे तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324 और ये कितना हो जाएगा 576, जोड़ने पर क्या हो जाएगा अपने आप 900, यही हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। 42.5 मीटर की छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। यहाँ पर 42.5 को डिवाइड कर दूंगा 85 से, लेकिन मैं डिवाइड तभी कर सकता हूँ जब दोनों की यूनिट बराबर हो। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 42.5 मीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा तुम्हारा 85 सेंटीमीटर। ठीक है। 85 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधा आंसर निकल जाएगा 50। तो 50 छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही बनेगा। आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन को अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब में 648 का ही यूज़ हुआ है। मुझे सिर्फ दशमलव के बाद अंकों की संख्या को किस तरीके से हटाते हैं उसको जानने की ज़रूरत है। आपका समय बचेगा, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 639, दशमलव के बाद 2 और 4 6, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 6 है। अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा, 1 क्लिक करके 6 शून्य लगाऊंगा, उसका मतलब होता है 10 का घात 6। और हम ये भी जान सकते हैं यहाँ कि 10 का घात 6 को मैं 10 का घात 1 × 10 का घात 5 लिख सकता हूँ। इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि सारे ऑप्शन दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, यानी एक पूर्णांक के बाद दशमलव लगा है, तो इसलिए इसे मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो सीधा था यहाँ मेरे आंसर आ जाएगा 6.48 गुणित, और इसको ऊपर भी ले जाना है मुझे, तो ऊपर जाएगा तो 10 का घात कितना -5, चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति फोटोग्राफ की इशारा करते हुए कहता है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछ ही रहा है। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक ही जनरेशन के लोग एक ही लाइन में होंगे, लड़कों को प्लस लेंगे लड़कियों को माइनस लेंगे। एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ दो चीज़ें लेता हूँ। उस व्यक्ति को पहले मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति लड़का है लड़की अभी जानकारी स्पष्ट रूप से हमको नहीं है। एक व्यक्ति फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरी माँ, यानी उस व्यक्ति की माँ। उस व्यक्ति की माँ का मतलब हुआ ऊपर की ओर, ये व्यक्ति है कि उसकी माँ है। मेरी माँ की ससुर, यानी सीधी सी बात है, इस व्यक्ति की माँ का ससुर मतलब इस व्यक्ति का दादा हो जाएगा। इधर से हम जाएंगे तो इसका ये ससुर होगा इधर से, और इधर से अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा उसका दादा। ठीक है। ससुर के इकलौते बेटे, अब ससुर के इकलौते बेटे का मतलब हुआ इसका एक ही बेटा है, तो सामान्य सी बात है किसके बारे में चर्चा कर रहा है, इस महिला के पति या इस व्यक्ति के पिता के बारे में कह रहा है। इधर से हम जाएंगे तो ये इसका पिता हो जाएगा, इधर से हम जाएंगे तो उसका बेटा, इधर से हम जाएंगे तो उसका पति। इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी मतलब सीधी सी बात है इस लाइन में आएगा इसकी बेटी। इसकी बेटी का इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति और ये बेटी। तो सवाल में पूछा गया है वह कि बेटी है, तो फोटोग्राफ उस आदमी की क्या है। इस पर्सन के बारे में कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह उस आदमी की क्या है, वह उस आदमी का क्या लगता है। तो ये लड़की है, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ये इसकी बहन लगेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है, और ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन ना बने तो इन पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं और टाइम टेकन भी होता है। आपके पास बहुत कम समय होगा और बनाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो जिन क्वेश्चनों में आपको परेशानी होगी उसे स्किप करके चलें। ये हैबिट शुरू से होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, देख सकते हैं आप 6, 7 और 8। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस
राशि से इस राशि को मैं ऐड करता हूँ तो 6 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 13, मैं 13 में 8 जोड़ूंगा तो आएगा 21। इस तरीके से अगर मैं इस 6 में 13 जोड़ूंगा तो यहाँ आएगा 19 और मैं इस 19 में 21 जोड़ूंगा तो यहाँ आएगा 40। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 6 7 13, 13 8 21 और इस तरीके से अगर मैं 19 में 21 जोड़ूंगा तो 40। यहाँ एक क्रम पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सीधे से आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से जुड़ा हुआ है 2 7 14 23 A और 47। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 2 में अगर मैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा मिस्टेक हुआ, 2 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो 7 होगा, 7 में 7 जोड़ूंगा तो 14 होगा, 14 में 9 जोड़ूंगा 23 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस के बाद सारी संख्याओं के बीच का अंतर 2 का है। तो 9 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 11 आएगा, तो इस 23 में 11 जोड़ने पर उसका उत्तर यहाँ के बराबर हो गया। 23 और 11 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन है। हम जानते हैं जे की कोडिंग होती है 10, एल का होता है 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, तो डेफिनेटली यहाँ पे 22 हो जाएगा। और अगर 22 होगा तो 22 का कोडिंग होता है भी, यानी हमारा आंसर सही आंसर क्या है। क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। कोई भी संख्या अगर 3 बार रिपीट हो रही है, ABC 0 से लेकर के 9 तक की कोई संख्या है, ABC हमेशा विभाज्य होगा। ऐसी कोई भी संख्या, कोई भी अगर 3 संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 9 और फिर से 5 6 9, तो इस प्रकार की संख्याएं जो 3 बार रिपीट होकर के बनी होती हैं वो सामान्य विभाज्यता के नियम का पालन करते हुए वो 7 से भी डिविजिबल होती हैं, 11 से भी भागित होती हैं, 13 से भी भागित होती हैं, 37 से भी भाज्य होती हैं ऐसी संख्याएं। इसीलिए यहाँ पर ये इसका आंसर इन सभी से हो जाएगा।